साथियों नमस्कार, मैं एमपी कौशिक नवनिर्माण पार्टी से। सत्यपाल मलिक वो कद्दावर नेता जो खुद नरेंद्र मोदी की टीम का हिस्सा रहे हैं और सबसे ज़्यादा क्योंकि नरेंद्र मोदी ऐसे लोगों पर यकीन करते रहे हैं, उन्हीं को ही उन्होंने सत्ता पर बैठाने का काम किया। साथियों नमस्कार, मैं एमपी कौशिक। सत्यपाल मलिक के यहाँ छापा तो डलना ही था, क्योंकि वो जिस तरीके से मुखर होकर के अपनी बुलंद आवाज़ और पूरी शिद्दत के साथ किसान आंदोलन के दौरान जब वो गवर्नर थे, उस टाइम भी उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करने का काम किया। समय समय पर वो आवाज़ उठाते रहे हैं किसानों के हक के लिए, और उन्होंने खुद नरेंद्र मोदी को, प्रधानमंत्री को आगाह किया था कि आप किसानों की बात को मान जाइए, वरना इसके दूरगामी परिणाम अच्छे नहीं होंगे। और उसका परिणाम सामने आया कि 700 से ज़्यादा किसानों की शहादत के बाद प्रधानमंत्री मोदी सामने आते हैं और अपनी गलती स्वीकार करते हुए काले कानून को वापस लेने की घोषणा करते हैं। उसके बाद किसान अपने घर को लौट जाते हैं। अभी कल ही जो सीबीआई की रेड सत्यपाल मलिक के घर पर पड़ी, ये हैरान कर देने वाली इसलिए है कि खुद सत्यपाल मलिक हॉस्पिटल में हैं। पैर में इन्फेक्शन की वजह से वो 4 दिन से हॉस्पिटल में है। लेकिन सबसे हैरानी ये है कि जो आवाज़ उठाने का काम करता है, सरकार से सवाल पूछने का काम करता है, उसी के दरवाजे पर सीबीआई क्यों पहुंचती है? जो हकीकत में भ्रष्टाचारी लोग हैं, जिन्होंने देश को खाने का काम किया, लूटने का काम किया, पैसा लेकर भागने का काम किया, क्या सीबीआई ईडी को उनके दरवाज़ों तक जाने की हिम्मत अपने आप में नहीं वो पाते हैं, या उनके दरवाजे उनको मालूम ही नहीं है? सत्यपाल मलिक ने जिस मामले को लेकर के ये सीबीआई रेड डालने का काम किया गया, मैंने खुद उनका इंटरव्यू सुना है। उन्होंने बहुत पहले ही इस पर आवाज़ उठाई थी। मामला क्या है, सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि सीबीआई की रेड सत्यपाल मलिक के घर क्यों पड़ी। जब रेड किसी के घर पड़ती है तो आदमी ये सोचता है इसने बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया होगा, न जाने कितनी अकूत संपत्ति उसने बनाने का काम किया होगा, उसने बेजा इस्तेमाल सत्ता का करते हुए न जाने कितनी संपत्ति, कितनी प्रॉपर्टी, कितनी धन दौलत इकट्ठा कर ली होगी। लेकिन सत्यपाल मलिक का इंटरव्यू मैंने खुद सुना है। उन्हीं की ज़ुबानी ये बात सामने निकल के आई कि कीरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, कीरू पन बिजली परियोजना के लिए, जो कि 2200 करोड़ की परियोजना थी, उसमें उनको सैंक्शन देने के लिए राज्यपाल जब वो जम्मू कश्मीर के थे, उस टाइम उनके सामने फाइल आई, प्रपोजल आया कि हम आपको 150 करोड़ रुपए रिश्वत देंगे, आप इसे पास कर दीजिए, साइन कर दीजिए। और एक मामला और था जो कि इंश्योरेंस कंपनी से संबंधित था। उसका मामला भी ये था कि 150 करोड़ की ऑफ़र उसमें भी दी गई, यानी रिश्वत की ऑफ़र 300 करोड़ की दी गई। ये सत्यपाल मलिक ने अपनी ज़ुबानी कहा है कि 300 करोड़ रुपए की ऑफ़र राम माधव के माध्यम से आई या अन्य किसी व्यक्ति के माध्यम से आई। उन्होंने खुद इस बात को स्वीकार किया और एक चैनल को उसने इंटरव्यू दिया, और ये अब भी उन्होंने रिपीट किया। आप उनके मुख से भी सुन सकते हैं। इस तरह की एक मजबूरी आ गई है जहां सत्यपाल मलिक साहब भी इस कंडीशन में बात करने को तैयार हैं, क्योंकि मामला वाकई बहुत बड़ा है। एक आदमी जिसने अनिल अंबानी की कंपनी के खिलाफ मोर्चा खोला, करप्शन के खिलाफ मोर्चा खोला, जो एक मैसेंजर था, जो दूत था, आज उसी के यहाँ छापा पड़ गया। नौबत ऐसी आ गई कि आज मलिक साहब को इस कंडीशन हमें बात करनी पड़ रही है। लेकिन अब सच्चाई तक जाना है तो ये करना पड़ेगा। मलिक साहब, बहुत बहुत स्वागत, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा आप जल्दी स्वस्थ हो जाएं। और जिस तरह से आज आपके साथ हुआ, आप इस सीरियस कंडीशन में हैं, लेकिन आपके यहाँ रेड पड़ी। मैं ये जानना चाह रहा था
कि ये जो कंपनी है जिसको बिजली का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का, उसमें आपका यहाँ छापा क्यों पड़ गया? ये बेसिकली दीपक जी सुन रहा ये हूँ। कीरू प्रोजेक्ट है जी। ये जो कीरू प्रोजेक्ट है जिससे जांच चल रही है, वो मेरे कश्मीर से वापस आने के बाद हुआ है। मैं था ही नहीं वहां कहीं, मेरा कोई लेना देना नहीं है। किसी अफसर से जो इसमें इन्वॉल्व था उससे इन्होंने लिखवा लिया कि हमको गवर्नर साहब आदेश करके गए थे। मतलब मैं था नहीं, इसके पूरे प्रोसेस में कहीं इन्वॉल्व नहीं हूँ। बल्कि मैं तो इसमें विसिल ब्लोअर था। मैंने कहा कि ये 150 करोड़ रिश्वत दे रहे थे और मैंने नहीं किया था। तो विसिल ब्लोअर के यहाँ तो रेड कर रहे हैं, जिनके मैंने नाम लिए उनके यहाँ रेड नहीं कर रहे हैं। तो ये कुछ नहीं, सिर्फ एक जिसको बदले की भावना कहते हैं उससे इन्होंने काम किया है। लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं फकीर आदमी, मेरे को कुछ है नहीं। किसान हूँ, किसानों के लिए लड़ता रहूंगा। किसान मेरी पुश्त पे है, मेरे साथ हैं, खड़े हैं। बहुत फोन आ रहे हैं किसानों के, जी कब शुरू करें। मैं कहा नहीं, रुको अभी। ये है टोटल दीपक जी। ये जो प्रोजेक्ट था, इसमें जी जो रिश्वत वाला जो पहला प्रकरण था वो क्या था? आपने जब मोदी जी को आपने बताया था कि भाई इसमें कौन ऑफर कर रहा है, क्या जी है, जी वो जरा जी बताएंगे जी आप? ये पहली बार जब मैं गवर्नर बना, झुंझुनू में एक पब्लिक मीटिंग थी। उसमें मैंने जिक्र किया कि 2 प्रोजेक्ट्स मेरे सामने लाए गए थे गवर्नर बनते ही, जिनमें 150 करोड़ रुपए की रिश्वत की मैंने बात सुनी थी। दोनों मैंने कैंसिल कर दिए थे। इतनी बात थी सिर्फ। लेकिन मैं जाके एहतियातन पीएम को बता दिया था, क्योंकि उसमें इन्हीं के दोस्त थे सब, अंबानी था, कौन कौन थे उसमें। उनकी तो कोई जांच नहीं हुई। राम माधव थे, उसकी भी नहीं। मेरे यहाँ सीबीआई भेज रहे हो आप। तो जो विसिल ब्लोअर है उसके यहाँ तो कभी कोई जांच होती नहीं। जांच उनकी होती है जिनके लिए विसिल ब्लो की गई। तो ये है टोटल चीज। आपका मलिक साहब ये कहना है, आपका ये कहना है कि ये जो बिजली का ठेका था हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर का, ये आपने इसमें मना कर दिया था, आपने जी मोदी जी को बताया भी था, आपने वहां जी चीफ सेक्रेटरी को भी बताया होगा। आपका जब तबादला हो गया, आप जब गोवा के गवर्नर बन गए, उसके बाद जी इन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट अलॉट किया। जी बिल्कुल करेक्ट। मेरे वहां से आने के बाद किया। 2 प्रकरण आपने कहा, एक आपने बीमा कंपनी थी, हाँ वो वो अनिल तो अंबानी उसका की थी, जिसकी थी, उसका तो चूंकि 2 अनिल मामले अंबानी थे, थे। जी 300 वो भी करोड़ मैंने रुपए कैंसिल का। हाँ, वो भी कैंसिल किया था 300 मैंने। जी, आपने कैंसिल किया था। तो आपने मोदी जी से जब आप मिले और आपने मतलब कहाँ पर आपकी मुलाकात हुई? क्या फोन पर बात हुई या आपने नहीं टाइम नहीं, लिया मैं मोदी जी से? दीपक जी मैं टाइम लेके मिलने गया, क्योंकि तब तक तो मैं गवर्नर था। और मैंने उन्हें जाके बताया कि साहब ये ऐसे ऐसे अंबानी का एक मामला था, वो मैंने कैंसिल कर दिया है और वो गलत था, इलीगल था, फ्रॉड था। और आपकी दिलचस्पी हो तो मुझे हटा दीजिए, मैं नहीं करूंगा उसको। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, नो 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 कॉम्प्रोमाइज इन करप्शन। इतनी पर मैंने उनके जानकारी में ला दिया था आगे, लेकिन फिर उस पर कोई कार्रवाई नहीं। अब आपके खिलाफ साजिश क्या हो गई? मतलब आज जो सीबीआई की के छापे पड़े, तो ये इसके पीछे आपको क्या शक है? क्या लगता है? इसके पीछे यही है कि ये ईमानदार हैं और हम बेकार हैं। भ्रष्ट तो ये हमें साबित कर नहीं सकते किसी भी तरह। लेकिन ये एक पब्लिक परसेप्शन है, हो जाए और इनके छापा पड़ लिया, ये हो गया, वो हो गया, दैट्स ऑल। इट्स नथिंग मोर देन दैट। जी। इसमें मलिक साहब, आपको लगता है कि क्या कॉर्पोरेट लॉबी वो भी आपसे बदला लेना चाहती थी? क्योंकि राम माधव जो आरएसएस के नेता हैं वो आपसे बहुत नाराज थे, अनिल अंबानी बहुत नाराज थे, आपने अनिल अंबानी का नाम ले लिया। राम सब नाराज थे। राम माधव ने कहा था कि मैं इनको नोटिस भेजूंगा, नोटिस भी नहीं भेजा उसने मुझे आज तक। जी। बेसिकली तो सीबीआई प्रधानमंत्री नाराज है।
प्रधानमंत्री आपसे क्यों नाराज हैं? आप भाई प्रधानमंत्री तो करप्शन के सारे मामले इस वक्त लोगों को जेल भेज रहे हैं, सबको जेल भेज रहे हैं, हर आदमी, हर वो नेता तो के पीछे उन्होंने ईडी सीबीआई लगा रखी है। वो पिक एंड चूज है। मैंने तो उन्हें 10 केस बताए थे करप्शन के, किसी में भी उन्होंने एक्शन नहीं लिया। उनको करप्शन नहीं से ज्यादा दिक्कत नहीं है, पर मेरे वाले का करप्शन होना चाहिए, दूसरे किसी का ना हो जाए। जी, इफ आई एम राइट मलिक साहब, इफ आई एम राइट, अगर मैं सही हूं तो मोदी जी के साथ काम करने वाले मुख्यमंत्री या गवर्नर जो भी लोग थे, मुख्यमंत्री गवर्नर जिन्होंने मोदी जी के साथ काम किया प्रधानमंत्री के तौर पे, आप पहले शख्स हैं, यू आर द फर्स्ट जो मोदी के टीम के हैं और आपके खिलाफ सीबीआई के आज छापे पड़े। आपको लगता है कि ये सीबीआई को कहीं ना कहीं ऊपर से इंस्ट्रक्शन दिया है? वो तो सीबीआई के जो अफसर जाते हैं वही बता देते हैं कि हमारी मजबूरी है, हमको ऊपर से आदेश है। मेरे किसी घर में सुई भी नहीं मिली, कागज वागज उठा लें, मेरे तो कंप्यूटर भी नहीं है घर पे। दे फील वेरी सॉरी, वेरी सैड, और कहते हैं सब ऊपर से आदेश है, क्या करें। मलिक साहब, ये जो आपके बारे में गोदी मीडिया के चैनल कह रहे हैं कि साहब काफी प्रॉपर्टी है और इस तरह की कंप्लेंट है, आप कुछ कहना चाहेंगे अपनी प्रॉपर्टी के बारे में या अपने बारे में, जिस तरह के दुष्प्रचार गोदी मीडिया कर रहे हैं? देखिए, मेरे पास कोई डिस्प्रोपोर्शनेट प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि सही कहिए तो प्रॉपर्टी नहीं है। लेकिन अगर है तो एक्शन करो, तुम क्यों नहीं कर रहे हो? आई चैलेंज देम। जी, आप मेरे अपना पास जी मेरे पास गांव की मेरी सारी जमीन बिक चुकी है, गांव का मेरा बाग बिक चुका है राजनीति करने में। मैंने कोई प्रॉपर्टी अर्जित नहीं की है, और गांव में भी गए थे, वहां भी वो पुरानी हवेली में कमरे लोगों ने दिखा दिए और सबने कहा भाई डूब मरो तुम। इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं कभी, एक कोई चीज प्रॉपर्टी नहीं। जी मलिक साहब, एक चीज और आपसे और पूछना चाहेंगे। जी जी। अगर आपको क्या, जब आपने कंप्लेंट करी कि साहब हमको 300 करोड़ रुपए ऑफर किए गए थे, आपने वो ठेके निरस्त कर दिए, क्या आपको लगता है कि अगर आपने कंप्रोमाइज कर लिया होता, मोदी जी की बात मान ली होती, तो आज आप बीजेपी में बड़े ताकतवर नेता होते? बहुत आराम से रहता, बहुत आराम से रहता। लेकिन मेरी बनावट नहीं थी, मैंने चरण सिंह के साथ काम किया था, लोहिया के साथ काम किया, मैं वो कर ही नहीं सकता था, उस तरह की मेरी बनावट ही नहीं। आपको लगता है कि ये एक बहुत बड़ी एक ट्रैप करने की कोशिश है, डराने की कोशिश है, जेल भेजने की कोशिश है? नहीं, जेल तो ये मुझे भेज नहीं सकते, और जाऊंगा तो अगले दिन निकल आऊंगा, क्योंकि मेरे खिलाफ कुछ है नहीं। ये कुछ नहीं, मेलाइन करने की कोशिश है, मेलाइन करने की? कंफ्यूजन। जी, मेलाइन कर कुछ नहीं है। आपको क्या लगता है ये जो पूरा एक्शन आप पर हुआ, पूरा एक्शन जो आप पर हुआ, आप इसके पीछे आप क्या तस्वीर देख रहे हैं? ये कैसे हुआ, किसने कराया, किसने कंप्लेंट करी, किसने गवाही दी होगी, उनको क्या प्रेशराइज किया होगा जिन अधिकारियों ने कहा कि साहब वो मलिक साहब ऑर्डर करके चले गए थे, जबकि आप कह रहे हैं कि आपने कोई ऑर्डर नहीं किया, आप तो गोवा के कोई गवर्नर ऑर्डर हो गए। नहीं। जी, आपको क्या लगता है? ये प्राइम मिनिस्टर सीधे इन्वॉल्व है, उनके कहने के अलावा नहीं हो सकता है। वो जो अफसर आते भी हैं मेरे यहाँ रेड करने, वो बता जाते हैं जी ऊपर से प्रेशर है। ऊपर से प्रेशर। एक बार थोड़ा सा मैं अगर आप इजाजत दें, हालांकि आज आपकी तबीयत ठीक जी नहीं है और मैं जी, माफी कोई बात चाहूंगा। नहीं। हाँ, मैं 1-2 मिनट और लेना चाह रहा था। अगर जी आप रिकॉल करें, ये जो बिजली का ठेका था, इस ठेके का किसी ने ऑफर दिया आपको पहले, फिर आपने क्या उससे कहा, मतलब कुछ अगर थोड़ा सा आप रिकलेक्ट कर पाए। जी, इसमें मैं बताता हूँ, इसमें डिस्क्रिपेंसी थी, और इवन चीफ सेक्रेटरी टोल्ड मी कि नहीं साहब ये प्रॉपर नहीं है। और जब मैंने मन बना लिया कि मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ, उसके बाद मुझे सीधे किसी ने कोई ऑफर नहीं किया, पर मुझे बताया गया कि इसमें 150 करोड़ रुपया इन्वॉल्व है, और जो लोग थे उनके नाम भी मैं प्रधानमंत्री को बता चुका हूँ, वो नाम बार बार नहीं लूंगा। क्या आपको ये जानकारी जी है कि जिन लोगों पर आपने करप्शन के आरोप लगाए,
जो कॉर्पोरेट बॉसेस थे, क्या उन पर कोई एक्शन हुआ जिन लोगों ने आपको पैसा ऑफर किया? किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं हुआ। हाँ, अभी मैंने ऑफ लेट 2-3 दिन पहले एक न्यूज़ देखी जिसमें यह है कि गवर्नर प्रूव्ड राइट और 30 करोड़ की प्रॉपर्टी कीरू में ही 30 करोड़ की प्रॉपर्टी 35 करोड़ जब्त की गई। कोई इस हेडिंग के साथ है, आप इसमें देखेंगे ये अपना क्या होता है फेसबुक में तो मिल जाएगा। एक चीज और पूछना आपसे चाहेंगे, आपको लगता जी। है कि मोदी जी करप्शन को लेके सेलेक्टिव हैं? जो उनके खास लोग हैं उन पर कार्रवाई नहीं करते, जो उनके कॉर्पोरेट हैं उन पर कार्रवाई नहीं करते? 100% आई एम कन्विंस्ड अबाउट इट, क्योंकि मैंने उनको कई जगह गवर्नर रहते हुए बताया कि साहब यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है। गोवा में तो मैंने जिसकी शिकायत की वो वहीं आज भी, और मुझे हटा कर वहां भेज दिया मेघालय। बिल्कुल सिलेक्टिव, और उनको भ्रष्टाचार से कोई बहुत दिक्कत नहीं है, वो उनका नारा है, लेकिन कोई ज्यादा चिढ़ नहीं। क्या सीबीआई जी। आपके अब बयान लेगी? सीबीआई से कोई बातचीत आपकी हुई अभी? आजकल में तो नहीं हुई, पहले एक बार क्या? मेरे घर आए थे तो हाँ, वो सब बात कुछ देखभाल की बताइए। जब आए थे तब तो उसने कहा साहब कहाँ भेज दिया। मैं 1.5 कमरे के मकान में रहता था, लेकिन क्या करें साहब, ऊपर का दबाव है ये वो, और फिर वो बात खत्म हो गई। अब ये नए सिरे से उठी। नहीं, मैं यही पूछना चाह रहा हूँ, नए सिरे से बात क्यों फिर? ये नए सिरे से इसको अलाइव रखना है चुनाव तक। कीरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में 150 करोड़ की रिश्वत ठुकराने के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री से समय मांगा और प्रधानमंत्री जी को ये कहा कि ऐसे ऐसे मामला, मैंने उन फाइल को रिजेक्ट कर दिया, चाहें तो आप मुझे हटा सकते हैं। लेकिन उस वक्त प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि नहीं, भ्रष्टाचार को हम सपोर्ट नहीं करते हैं, आपने बिल्कुल सही काम किया। जब सही काम किया और प्रधानमंत्री ने उनकी पीठ थपथपाने का भी काम किया, तब फिर उनको जम्मू कश्मीर से हटाने का काम क्यों किया? दूसरी बात ये कि जब वो गवर्नर गोवा के थे, उस टाइम उन्होंने खुद भ्रष्टाचार की बात, एक नेता के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई, प्रधानमंत्री को अवगत करवाया, लेकिन रातों रात ट्रांसफ़र किसका हुआ? सत्यपाल मलिक का हुआ। क्यों? क्योंकि जो भ्रष्टाचार कर रही हैं वो शहंशाह के नज़दीक हैं, वो उनके विश्वास पात्र हैं, इसलिए उनका बाल बांका नहीं होता। सीबीआई उनके घर नहीं जाती, ईडी उनके घर नहीं जाती है। ईडी सीबीआई उनके घर जाएगी जो बीजेपी से सवाल करने का काम करेंगे, जो किसानों की आवाज़ उठाने का काम करेंगे, जो सरकार से सवाल पूछने का काम करेंगे कि बेरोज़गारी चरम सीमा पर क्यों है, बेरोज़गार युवाओं को रोज़गार आप क्यों नहीं दे रहे हैं, किसानों को उनकी फसल का उचित दाम आप क्यों नहीं दे रहे हैं। उनके यहाँ सीबीआई सुबह जाएगी, शाम को जाएगी, दोपहर को जाएगी, क्योंकि सीबीआई को उन्हीं लोगों के दरवाज़ों का पता मालूम है जो विपक्ष में बैठे हैं, सरकार से सवाल पूछने का काम करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब सत्यपाल मलिक ने ऐसे प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दिया, 300 करोड़ की ऑफ़र उनके सामने आई, और सबसे बड़ी बात ये है कि ये मामला जो सामने आ रहा है उस टाइम वो गवर्नर जम्मू कश्मीर थे ही नहीं। उनका खुद कहना है कि उनकी ट्रांसफ़र हो चुकी थी। उसके बाद अधिकारियों ने कहा कि सत्यपाल मलिक साहब हमें आदेश करके गए थे। अगर आदेश करके गए थे तो वो आदेश उनको सामने लेकर आना चाहिए। खुद सत्यपाल मलिक पहले ही इस बात की शिकायत कर चुके हैं कि इन मामलों में भ्रष्टाचार हुआ है, इस वजह से मैंने उनको परमिशन नहीं दी। जब वो खुद शिकायत करता है तो ये देश में पहला मामला है कि रिश्वत नहीं लेने की वजह से सीबीआई की रेड सत्यपाल मलिक के घर पड़ गई। इसके साथ साथ अगर सत्यपाल मलिक बेनिफिट अपना लेना चाहते तो वो 300 करोड़ की रिश्वत ले सकते थे।
300 करोड़ के साथ साथ और भी रिश्वत और अकूत संपत्ति खड़ी कर सकते थे। इसके साथ साथ वो देश के उपराष्ट्रपति भी हो सकते थे, क्योंकि जो व्यक्ति नरेंद्र मोदी की हाँ में हाँ मिलाकर काम कर रहा है, वो आगे बढ़ रहा है, वो उपराष्ट्रपति बन रहा है, वो अन्य बेनिफिट ले रहा है, उसके यहाँ सीबीआई नहीं जाती, ईडी नहीं जाती और वो दूध का धुला हो जाता है। वैसे तो पिछले 10 साल से पूरे देश ने ये तांडव देखा है कि कितना ही भ्रष्ट से भ्रष्टाचारी व्यक्ति हो, जैसे ही वो बीजेपी को ज्वाइन करता है वो गंगा जैसा पवित्र हो जाता है, वो देशभक्त हो जाता है, वो हिंदू हृदय सम्राट हो जाता है। सत्यपाल मलिक का आप कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि उनका कहना है कि 3-4 जोड़ी कपड़ों के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैंने राजनीति के चक्कर में इतना सफ़र मेरा जो राजनीति का हुआ है, उस चक्कर में मैंने अपनी ज़मीन बेच दी, अपने बाग बेच दिए, मेरे पास कुछ भी नहीं है। ये चाहे जो मर्जी इन्वेस्टिगेशन कर ले, जो मर्जी खंगाल ले, लेकिन मेरे यहाँ तो लैपटॉप और कंप्यूटर तक नहीं है। मैं तो खुद किराए के मकान में रहता हूँ। जो व्यक्ति खुद किराए के मकान में रहता हो वो अकूत संपत्ति खड़ी करेगा, ये सोच से भी परे है। और सोच से परे इसलिए भी है, अगर वो अकूत संपत्ति खड़ी करते, अगर वो भ्रष्टाचार के माध्यम से पैसा लेने का या रिश्वत लेने का काम करते, गैर कानूनी तरीके से हाइड्रो प्रोजेक्ट को मंजूरी प्रदान करते, तो उनको निश्चित तौर पर ये भय होता है कि नरेंद्र मोदी उनको सलाखों के पीछे भेजने का काम करेंगे। सत्ता से सवाल पूछने का काम वही व्यक्ति कर सकता है जो डंके की चोट पर नरेंद्र मोदी की आंख में आंख डालकर सवाल पूछने का काम कर सकता है। ऐसे व्यक्ति को सपोर्ट करने की ज़रूरत है, ऐसे व्यक्ति के साथ खड़ा होने की ज़रूरत है। उनके कंध सीबीआई आखिर इस बात की जांच क्यों नहीं करती कि 40 जवानों की शहादत किसने करवाई? 40 जवानों की शहादत में 30 किलो आरडीएक्स कहाँ से आया और वो कौन लोग उसमें शामिल थे जिन्होंने 30 किलो आरडीएक्स इकट्ठा किया और 40 जवानों को शहीद करने का काम किया? इस पर इन्वेस्टिगेशन क्या नहीं होनी चाहिए? देश के 40 जवान शहीद हो जाते हैं, लेकिन कोई उफ तक नहीं करता, कोई डिमांड नहीं करता कि उन 40 जवानों की शहादत के पीछे आखिर कौन ताकतें, देश को तोड़ने की कौन ताकतें काम कर रही थी। क्या उनको एक्सपोज नहीं होना चाहिए? क्या सीबीआई को अपने संज्ञान में मामला लेकर लाते हुए इस मामले की इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी चाहिए? इसके साथ साथ जो देश में भ्रष्टाचारी हैं, चाहे वो पक्ष के हैं चाहे विपक्ष के हैं, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी शिद्दत के साथ उनके वहाँ रेड नहीं डालनी चाहिए। केवल सत्ता से सवाल पूछने वालों पर ही सीबीआई पहुँच जाती है, परेशान करने के लिए पहुंच जाती है। यही लोग थे जो 2014 से पहले सीबीआई को कांग्रेस का तोता कहते थे, तोता। और हम भी उस बात में शामिल होते थे जब हम कांग्रेस को ये कहते थे कि वो सीबीआई का बेजा इस्तेमाल करती है। इसका मतलब साफ है कि जो भी सत्ता में बैठता है वो सीबीआई का गलत तरीके से इस्तेमाल करता है। अपने विरोधियों को ख़त्म करने के लिए इस प्रकार के प्रेशर डालने की कोशिश करता है, लेकिन देश की जनता ये सब कुछ देखती है, जानती है, पहचानती है। इसलिए सत्ता में कोई भी व्यक्ति बैठा हो, अगर वो गलत काम करने का काम करता है तो देश की जनता मूर्ख नहीं है, ये समझदार जनता है। वो निश्चित तौर पर फैसला लेती है कि किस फैसले के तहत हमें देश को बचाना है, कौन सा फैसला हमें लेना चाहिए ताकि लोकतंत्र बचा रह सके। और आज की डेट में लोकतंत्र वाकई ख़तरे में है। इसके उदाहरण एक नहीं अनेकों पूरे देश ने देखे हैं। नेताओं को दबाने का, धमकाने का, डराने का काम हो रहा है। इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर इस बात की परवाह वो स्वतंत्रता सेनानी करते तो देश कभी आज़ाद नहीं होता। सबसे ज़रूरी है कि जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है वो कायम रहनी चाहिए। अगर सत्ता उनके साथ कुठाराघात करने की कोशिश करेगी तो नवनिर्माण पार्टी इसका पुरजोर विरोध करेगी। हम आपके मंगलमय जीवन की कामना करते हैं।
और कामना करते हैं कि वो जुझारू व्यक्ति जो देश को बचाने में अपना सर्वस्व बलिदान करने के लिए तैयार बैठे हैं, उनके साथ खड़ा होने की ज़रूरत है। नवनिर्माण पार्टी ऐसे नायकों के साथ खड़ी है जो लोकतंत्र को बचाने के लिए, भाईचारा बचाने के लिए, किसानों को बचाने के लिए, बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, महिलाओं के सम्मान के लिए जो आवाज़ उठा रहे हैं, ऐसे लोगों को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। नवनिर्माण पार्टी आपके मंगल में जीवन की कामना करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, हमें आपके सहयोग की बहुत आवश्यकता है। नवनिर्माण पार्टी जो देश को तोड़ने वाले लोग हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाती है। हम आपके पक्ष में खड़े हैं, बेरोज़गार युवाओं की आवाज़ हैं, हम किसानों की आवाज़ हैं, हम दबे कुचले लोगों की आवाज़ हैं, हम आवाज़ हैं उन सब लोगों के लिए जो लोकतंत्र को बचाने में लगे हुए हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नवनिर्माण पार्टी को सपोर्ट कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।